Hey everyone, this is Indira Saxena. Welcome to the channel Indira Saxena 9th Maths. ये है कोऑर्डिनेटर्स पार्ट 2. इसमें हम करेंगे सभी एग्जांपल्स 1 से 7, जिसमें हम यूज करेंगे थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज और कंसेप्ट्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स जो हमने सीखे हैं, अच्छे से समझे हैं पार्ट 1 में. तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है कोऑर्डिनेटर्स का, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ ऊपर भी शो हो रहा होगा. उसमें हर चीज बहुत आसान तरीके से और सिस्टमेटिकली समझाई गई है, तो प्लीज एक बार वो जरूर देखें. चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से. और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. चलिए करते हैं एग्जाम्पल 1. तो शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल. देखो हमें शो क्या करना है कि एक रेक्टेंगल गिवन है ऑलरेडी, ठीक है. इसमें हमने ए बी सी डी, अब वर्टिसेस अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप मान सकते हैं. अब इसका हर एंगल जो होगा वो कितना होगा, वो होगा राइट एंगल्स, यानी कि 90 डिग्रीज. ठीक है, ए की बात करें, बी की बात करें, सी डी, वो सभी 90 डिग्रीज होंगे. बस ये प्रूफ करना है. तो देखो एक ही मैंने स्टार करके एक रेक्टेंगल क्या होता है, ये एक डेफिनेशन लिखी है. ये हमेशा ध्यान रखना कि एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है. यहाँ दो टर्म्स पे ध्यान देना है. पहला कि एक तो पैरेललोग्राम है, दूसरा कि इसका एक एंगल राइट एंगल होगा. ठीक है, अगर एक पैरेललोग्राम है और एक एंगल राइट एंगल है तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि इसके सभी एंगल राइट एंगल हैं. कैसे प्रूफ करेंगे वो अभी हम देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल राइट एंगल है. अब आप सोचेंगे एक क्यों है, इसके तो सारे एंगल्स राइट एंगल है. बिल्कुल, लेकिन ये पैरेललोग्राम है ना, तो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि सभी एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं. ठीक है, कैसे, चलो देखते हैं. तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं कि लेट ए बी सी डी, कि जिस रेक्टेंगल की बात करें वो यही है कि लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. ओके, और हम एक एंगल, डेफिनेशन में भी पढ़ा है ना कि एक एंगल राइट एंगल होता है, तो कोई सा भी एक एंगल, मैं चलो एंगल डी को मान लेती हूँ, वो कितना है, 90 डिग्रीज मान लिया. अब हमें शो करना है कि टू शो, हमें शो करना है, ये भी लिख लो, कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी कितना है, ये भी होते हैं 90 डिग्रीज. हमें ये शो करना है कि ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल. चलो करते हैं. देखो सबसे पहले हमने कहा कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम है तो दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे. तो हम लिख सकते हैं कि बिकॉज ए डी इज पैरेलल टू बी सी. मैंने क्या करा, ये वाली साइड को और इस वाली साइड को पैरेलल लिखा. ऑल्सो एंड जो डी सी हो जाएगा, ये किसको मान लिया, इज अ ट्रांसवर्सल. ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या है, एक लाइन है जो दो लाइंस को कट करके निकलती है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है, समझो. देखो क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे पार्ट 1 देख के नहीं आए होंगे, तो जो कंसेप्ट से मैं यहाँ भी ब्रीफली एक्सप्लेन करती जाऊंगी. तो देखो ए डी ये लाइन हो गई, बी सी ये लाइन हो गई. अब एक और लाइन इनको कट करके गई. ठीक है, एक पॉइंट हमने मान लिया, एक पॉइंट आ गया ये और एक पॉइंट आ गया ये, राइट. अब ये पॉइंट था आपका डी और ये था सी पॉइंट. अब एक चीज बताओ, ये दोनों एंगल्स जो बने, क्यों हमने ये चीज हमने लिखी, तो क्यों लिखी आखिर, ये दिमाग में आना चाहिए कि ये दोनों पैरेलल लाइंस थी और डीसी ट्रांसवर्सल था. तो ये जो पॉइंट्स एंगल्स बने, आई मीन ये बने इंटीरियर एंगल्स. ऑल्सो ये इंटीरियर एंगल सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, तो इनका अगर मैं सम करूं तो वो सम आएगा 180 डिग्रीज के इक्वल. कब आता है 180 डिग्रीज के इक्वल, अगर ये दोनों लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं. ठीक है, तो पैरेलल तो है बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम. तो बस अब हम लिख सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. और इसका रीजन आ जाएगा, या तो आप लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, और आप लिख सकते हो कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. दोनों ही देखो इस ट्रांसवर्सल के ये दोनों ऊपर आ रहे हैं. ठीक है, तो ये वाले एंगल्स की बात हो रही है जो इस ट्रांसवर्सल के ऊपर आ रहे हैं, सेम साइड पे हैं, तो इनका सम 180 डिग्रीज हो जाएगा. अब एंगल डी हमने कितना माना था, 90 डिग्रीज, तो एंगल डी की जगह रखा 90 डिग्रीज प्लस एंगल सी एज इट इज एंड 180 डिग्रीज. तो एंगल सी कितना आ गया, 90 डिग्रीज को ट्रांसपोज करो माइनस के 90 डिग्रीज, तो ये आ गया सॉल्व करके 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, एंगल सी आ गया आपके पास 90 डिग्रीज. तो देखो ये आपने खुद से माना था 90 डिग्रीज, एंगल सी आ गया 90 डिग्रीज. अब जरा एक चीज बताओ, अगर प्रॉपर्टीज याद है तो, एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहां कर रही हूं ऊपर, तो हम एंगल ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा एंगल सी के इक्वल, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज. एंड सिमिलरली एंगल बी भी आ जाएगा एंगल डी के इक्वल, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज. और ऐसा क्यों, इसका रीजन लिख ले, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर इक्वल। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था, शुरू में मैंने आपको ये स्टेटमेंट देखो समझाई थी ना कि एक रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, रेक्टेंगल ये कोऑर्डिनेटर एक रेक्टेंगल है, ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल राइट एंगल होगा, तो एक एंगल यानी कि एंगल डी को आप ए बी सी में से किसी को भी ले सकते थे। ठीक है, मैंने यहाँ डी ले लिया, 90 डिग्रीज हो गया। तो अब डी और सी क्यों प्लस करके 180 डिग्रीज आए, क्योंकि ये एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और 180 डिग्रीज क्यों है, क्योंकि लाइंस यानी कि ए डी और बी सी दोनों पैरेलल हैं। अगर पैरेलल नहीं होती तो 180 डिग्रीज भी नहीं होता। समझ में आया? तो बस लिख दो एंड में। उसके बाद ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं, वो इक्वल होते हैं। तो लिख दो देयरफॉर, एंड फाइनली यू कैन राइट कि देयरफॉर each angle of a rectangle is 90 degrees. That's it. यही हो गया आपका आंसर, ये आपने प्रूफ कर दिया। चलो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। चलो अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ एक तो डायगोनल्स की बात हो रही है, ठीक है, और रोम्बस के डायगोनल्स की बात हो रही है, और बोला है आगे कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो सबसे पहले डायगोनल्स ही ड्रॉ करते हैं। तो एक डायगोनल हो गया ए से सी, ठीक है, और एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया बी से डी। ओके, अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि ये जो डायगोनल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये जो एंगल बनेगा, मैं पहले पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन मार्क कर देती हूँ, ये पॉइंट हो गया ओ। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इनका। अब ये जो एंगल बनेगा ना, ये बनेगा 90 डिग्रीज। हमें ये प्रूफ करना है, चाहे आप एओबी लो या फिर आप एओडी लो या फिर आप बीओसी लो या फिर आप सीओडी लो, ये सभी एंगल्स जो बनते हैं ये बनते हैं 90 डिग्रीज। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ओके, तो अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस की पहली ही प्रॉपर्टी थी कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हमें शो क्या करना है? टू शो, हमें शो करना है कि डायगोनल्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। इसका मतलब कि हमें शो करना है कि जो ये एंगल ए ओ बी है या फिर एंगल ए ओ डी या फिर मैं कहूं तो एंगल बी ओ सी, और या एक और एंगल बन रहा है जो कि है एंगल सीओडी, ये सभी एंगल्स कैसे हैं? ये है 90 डिग्रीज। हमें ये शो करना है। ठीक है, चलो बहुत इजी है, देखते जाओ, बस बहुत इजी है ये। तो देखो दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। ठीक है, कोई से भी दो ट्राइंगल्स ले लो। मैं ये और ये वाला ट्राइंगल लेने वाली हूं, आप चाहो तो ये दो ट्राइंगल्स ले लो, ये वाले दो ट्राइंगल्स ले लो, या फिर ये वाले दो ट्राइंगल्स ले लो। कोई दो ट्राइंगल लेने हैं, दो इसलिए कि मैं उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाली हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इन ट्राइंगल, इसका पॉइंट का नाम रख देते हैं पहले। ये वाला पॉइंट हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर बाइसेक्शन पॉइंट। अभी ये भी मैं समझा दूंगी कि बाइसेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ, क्यों इसे मैं ऐसा कह रही हूं। तो इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओडी, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। दे रखा है कि दोनों साइड्स कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। तो ए बी और ए डी इक्वल हो जाएगा, लिख देते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये है गिवन क्योंकि ये एक रोम्बस है, राइट। अब नेक्स्ट क्या ले? नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो ओ ए है या फिर ए ओ, ये दोनों ही, ये साइड दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो चलो ये लिख देते हैं कि ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, और ये क्या है? ये है आपकी कॉमन साइड। ठीक है, एक और मिल गया हमें। अब थर्ड क्या करें? देखो एक चीज समझो, ये मैंने अगेन पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाई है, पर आई एम श्योर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पार्ट 1 नहीं देखकर आए होंगे, तो यहाँ पे ब्रीफली समझो। एक डायगोनल था एसी, ठीक है, एसी। अब इस डायगोनल को क्या करा? ये आए बीडी डायगोनल। इस बीडी डायगोनल ने इस एसी डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए से ओ एंड ओ से सी। ठीक है, तो ए से ओ और ओ से सी इक्वल हो गए। ऑल्सो ऐसे समझो, अब ये बीडी डायगोनल था, सिमिलरली इस बीडी डायगोनल को भी एसी ने क्या करा? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये कि बी से ओ तक का डिस्टेंस एंड ओ से डी तक का डिस्टेंस भी सेम हो गया। पर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बस बाइसेक्ट करते हैं। इसीलिए मैं इस पॉइंट को कह रही थी पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से दो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हुए एक दूसरे को निकले।
समझ गए, दो एक दूसरे को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हुए निकले। बात समझ में आई? चलो अब देखते हैं आगे क्या लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, एक इस ट्राइंगल की बात हो रही है और एक इस ट्राइंगल की, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लिखेंगे कि O से B या फिर O से D ये दोनों क्या है, इक्वल है। और रीजन, बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। देखो इसीलिए प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी ही है रोम्बस की जो हमने यहाँ पे यूज करी है। बस बस अब क्या बचा, देखो एस एस एस, साइड साइड साइड, तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दी। तो अब लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOD। और ये क्यों जाएगा कॉन्ग्रेंट, बाय SSS, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। अब जैसे ही कॉन्ग्रेंट प्रूव हुआ तो जो एंगल हो जाएगा AOB और एंगल AOD, ये दोनों ही एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय CPCT। देखो अब ये इक्वल हुए हैं, 90 डिग्रीज प्रूव नहीं हुए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम कर दूं, AOB प्लस एंगल AOD, क्या इनके सम को मैं 180 डिग्रीज लिख सकती हूँ? रीजन, लीनियर पेयर। अगर ये भी नहीं पता है तो समझो कैसे। देखो एक डायगोनल ये था और एक डायगोनल ये था। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों एंगल्स की। लीनियर पेयर क्या होता है, ऐसे एंगल्स की बात हो रही है, दो एडजेसेंट एंगल, बिल्कुल साथ साथ आने वाले एंगल्स। एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल ये, जिन्होंने मिलकर, जिनके सम ने क्या बनाया, एंगल 180 डिग्रीज बनाया, इन्हीं को हम कहते हैं लीनियर पेयर। या ऐसे समझो कि एक आर्म या एक रे ये हो गई, ये रे कॉमन है, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा क्लियरली ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाली रे ना कॉमन रे है, ठीक है। ये जो है ये एक सेंटर हो गया जहां से ओरिजिनेट हो रही है, एक रे ये हो गई, एक रे ये आ गई, एक रे ये आ गई आपकी, और एक रे ये हो गई। तीन रेज है लेकिन ये वाली रे कॉमन है। तो एक एंगल ये आ गया और दूसरा एंगल ये कैसे एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है। तो बस इन्हीं का सम 180 डिग्रीज अगर है तो इसी को हम कहेंगे लीनियर पेयर। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल AOB प्लस AOD की जगह पे मैं लिख सकती हूँ AOB, और इसका रीजन, बिकॉज ये देखो ये क्या है, इक्वल है ये आपस में। तो बस लिख दो कि एंगल AOD की जगह पे लिख दो AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब ट्वाइस ऑफ एंगल, दोनों को प्लस कर दो, AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल AOB कितना हो गया, AOB आ गया आपका 180 डिग्रीज बाय 2, तो एंगल AOB हो गया हमारा 90 डिग्रीज, ठीक है। अब जैसे ही AOB 90 डिग्रीज हुआ, इन दिस केस हमने ऊपर CPCT से प्रूफ करा था AOB इज इक्वल्स टू AOD, तो इंप्लाइज दैट एंगल AOD भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब वापस इस फिगर में आओ, देखो हमने इन दिस केस, अब यहां समझो ये दो ट्राइंगल्स लिए थे, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, ठीक है। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा, CPCT से दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, एक ये वाला एंगल और एक ये, देखो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल इक्वल आए, हमने लीनियर पेयर लगा के इसको 90 डिग्रीज प्रूफ कर दिया, ठीक है। अभी मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए थे ना, सिमिलरली अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स लेती तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो एंगल्स बन रहे हैं पॉइंट ऑफ बाइसेक्शंस पे, ठीक है, वो एंगल्स 90 डिग्रीज प्रूफ कर सकते थे। अब करने की जरूरत नहीं है, ये इसी से प्रूव हो जाता है। आप सिंपली लिख सकते हो सिमिलरली जो एंगल BOC होता इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आपने प्रूफ कर दिया। देखो एक बार प्रूफ करना है, बार बार सेम चीज नहीं प्रूफ करनी, फिर वो सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस देख लेते हैं, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। चलो करते हैं एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 में है ABC इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल, ठीक है। एक आइसोसलेस ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो AB और AC तो इक्वल हो गई, ठीक है। आगे है AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है PAC, इस ट्राइंगल के ठीक बाहर का एंगल, इसलिए ये वर्ड आया है एक्सटीरियर एंगल। एक साइड को एक्सटेंड करा और जो बाहर ये ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बना, एंगल PAC, इसको ये जो AD है इसने क्या करा, बाइसेक्ट करा, ठीक है। ये बाइसेक्ट करा मतलब इस पूरे एंगल PAC को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करा। तो एंगल PAD और एंगल DAC ये आपस में इक्वल हो गए।
साथ में बोला है एंड सी डी पैरेलल टू ए बी, ये जो सी डी है ये ए बी के पैरेलल है। तो अब शो करो कि एक तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, यानी कि डी ए सी अगर मैं मार्क करूं, किन दो एंगल्स की बात हो रही है, तो डी ए सी, एक तो इस एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल डी ए सी, ये इक्वल है एंगल बी सी ए के, तो बी सी ए यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। तो ये जिन दो एंगल्स को मैंने ग्रीन से मार्क करा है, इनको हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ये जो पैरेललोग्राम दिख रहा, आई मीन ये जो कोऑर्डिनेटर दिख रहा है ए बी सी डी, इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। चलो करते हैं, बहुत इजी है और स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि हम स्टार्ट कहां से करें। तो क्लियरली क्वेश्चन को जब भी ये समझ में ना आए कहां से स्टार्ट करें, क्वेश्चन जाओ, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो वापस। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, तो लिखते हैं चलो तो लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस इसका मतलब कि जो इसके दो साइड्स हुई, कौन सी, एक तो ए बी और एक ए सी आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ये क्या है, ये गिवन है। हमने यही दो साइड्स क्यों ली, किसी के माइंड में आ सकता है कि बीसी को इंक्लूड क्यों नहीं करा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जैसे ही मैंने ये लिखा कि दो साइड्स इक्वल हैं, मुझे क्लिक हुआ कि अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इस साइड के, एसी साइड के ऑपोजिट एंगल है एंगल बी, यानी कि एंगल ए बी सी, और ए बी साइड के ऑपोजिट एंगल है ये एंगल ए सी बी। ये दोनों एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, और रीजन बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये एंगल्स इक्वल साइड्स के ऑपोजिट थे, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। एडी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पीएसी, देखो यहां दो टर्म्स यूज हो रही हैं, एक तो बाइसेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, और दूसरा एक्सटीरियर एंगल यूज हो रहा है। और जैसे ही मैंने ये एक्सटीरियर एंगल देखा, मुझे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद आ गई। क्या कहती थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो कहती थी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल पीएसी, देखो मैंने मार्क करा है, मार्क करी हूं मैं लगातार, कि पीएसी एंगल जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पीएसी, इसको मैं इक्वल लिख सकती हूँ सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के, यानी कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, इनके सम के इक्वल लिख सकती हूँ। ये क्या हमने यूज करी, ये हमने यूज करी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करा। अब अभी ठीक ऊपर हमने देखा कि ए बी सी और ए सी बी एंगल्स तो आपस में इक्वल है, तो अब मैं क्या कर दूंगी, मैं इस ए बी सी की जगह पे मैं लिख सकती हूँ ए सी बी। अब फिर से आपके माइंड में आना चाहिए कि ए सी बी ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इस एंगल की ही बात हुई है, राइट, बी सी ए। मैं ए सी बी कहूं या बी सी ए कहूं, एक ही बात है, एक ही एंगल से ये, आप चाहो तो बी सी ए करके भी लिख सकते हो। तो ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट एंगल पी ए सी आपका इक्वल आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ऑल्सो मैं अगर क्वेश्चन की तरह ही लिखना चाहूं बीसीए, तो इसी एंगल को, ये जो एंगल था ए सी बी, इसको मैं बस जो ये सेंटर में लिखा होता है ना, इस पे ध्यान देना है। ए सी बी कहूं या फिर बी सी ए कहूं, एक ही बात है। तो आप चाहो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इसी को लिख सकते हो बी सी ए, ये एक बात है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। और मान लो इसको इक्वेशन 1। ओके, फिर से मैं बता दूं, ये मैंने एंगल ए सी बी को लिखूं या फिर मैं एंगल बी सी ए लिखूं, ये एक ही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया। अब ये तो हमें इक्वेशन 1 मिल गई, आगे क्या करें, हम ये डीएसी एंगल कहां से लाएं। देखो अब बात हो रही है ये डीएसी एंगल की, और हमें पता है कि ये डीएसी कैसे लिख सकते हैं हम। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख सकते हैं ऑल्सो, लिख लेते हैं ऑल्सो, जो एंगल पीएसी है, कौन सा एंगल पीएसी है, ये पूरा एंगल पीएसी है, राइट। इस पीएसी को इक्वल लिख सकते हैं एंगल पीएडी प्लस एंगल डीएसी, हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं यहां अलग से ना ड्रॉ कर लेती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया, क्वेश्चन में गिवन था
कि ये आपका ए हो गया, ये हो गया पी और ये हो गया सी। इस एंगल पी ए सी को एडी ने क्या करा, बाइसेक्ट कर दिया। एक्सटीरियर एंगल टर्म गिवन था वो हमने यहाँ पे देखो यूज कर लिया, दूसरा टर्म गिवन है बाइसेक्ट। तो इस पी ए सी को, एंगल को ए डी ने, ए से डी ने, ये डी मैंने एडी ड्रॉ कर दिया, इसने इसको डिवाइड कर दिया कैसे, दो इक्वल सेक्शंस में। तो अगर ये पूरा एंगल था, इसका मतलब ये मान लो ये पूरा x था, तो ये भी x/2 आ जाएगा और ये भी x/2 आ जाएगा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल PAD की जगह हम लिख सकते हैं DAC प्लस एंगल DAC। ऐसा क्यों किया, ब्रैकेट में लिखो, बिकॉज AD क्वेश्चन में गिवन है कि AD बाइसेक्ट एंगल PAC, इस एंगल PAC को AD बाइसेक्ट कर रही है। देयरफॉर जो एंगल PAD है वो इक्वल है एंगल DAC के, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो बस एंगल PAC को आप क्या लिख सकते हो कि ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। देखो हम PAD की जगह पे हमने DAC लिखा है ना, इस वाले में देखो, इस तरह ये इसकी जगह पे हमने DAC लिखा। आप चाहते तो DAC की जगह पे भी PAD लिख सकते थे, बट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे ध्यान रख देते रहो। क्वेश्चन में कौन से एंगल की बात करी गई है, एक तो DAC की बात करी गई है तो यहां से हमें मिल गया, और एक BCA की बात करी गई है जो यहां से हमें मिल गया, राइट। तो बस इसको मार्क कर लो इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 PAC इसके भी इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल BCA, और PAC ट्वाइस ऑफ एंगल DAC के भी इक्वल है। देखो मैं यहां पे लिख देती हूँ अब, तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिला, आपको मिल गया कि ट्वाइस ऑफ एंगल BCA इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल BCA आ गया इज इक्वल्स टू एंगल DAC। और देखो क्वेश्चन में जाके फर्स्ट ऑप्शन हमें यही प्रूफ करना था, राइट। तो हेंस प्रूफ, तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमने जो प्रूफ करा है उसको जरा फिगर में मार्क करो। तो एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC, तो BCA कौन सा था, BCA यानी कि ये वाला एंगल था, राइट, और DAC था हमारा ये वाला एंगल। तो ये दोनों ही एंगल कैसे हैं, ये एंगल्स आए आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जिन दो एंगल्स को प्रूफ करा आपने इक्वल, वो आए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अब वापस वो कंसेप्ट याद करो जो पार्ट 1 में कोऑर्डिनेटर्स के सीख कर आए हैं, कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो जो लाइंस है, यानी कि ये वाली लाइंस AD और ये BC जो इसको बना रहे हैं, किन किन लाइंस की हेल्प से बन रहे हैं, एक तो AD की हेल्प से ये वाला एंगल, और BC की हेल्प से, और एक कॉमन आर्म है जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, कि दो लाइंस है AD और BC, और इसको ये कॉमन आर्म ट्रांसवर्सल कट करके निकल रही है, ठीक है। इसको अलग से एक फिगर में मैं समझा देती हूँ। देखो कि ये दो लाइंस थी, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ठीक है। इसको एक लाइन ये कट करके निकल रही है, तो इसको हमने ट्रांसवर्सल कह दिया। अब हमें, हमारे पास एक ये एंगल है और ये एंगल है, तो यही दोनों एंगल्स, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, लिख लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये एंगल्स, मान लो ये x है और ये y है, अगर x y इक्वल हो जाते हैं, वो तभी होंगे जब ये जो लाइंस है, इनका नाम अगर मैं रखूं, जब ये AD और BC, ये जो दो लाइंस, जो ये सेगमेंट्स लिया, पूरी पूरी लाइन ले लो, मान लो ये लाइन L है, ये लाइन M है, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बस इनका इक्वल आना प्रूफ कर रहा है कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। चलो इसको लिख लेते हैं बस। अब इसके बाद मैं यहां पे लिख रही हूं कि सेकंड के लिए एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC, ये कहां से आया, प्रूफ अबव, अभी ऊपर प्रूफ करा है, ठीक है। एंड दीज इक्वल एंगल्स, ये जो इक्वल एंगल्स हैं आर, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यही तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो फॉर्म्ड हुए हैं, फॉर्म्ड बाय AD एंड BC एंड बाय ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल कौन सी हुई, ट्रांसवर्सल है आपकी AC, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इक्वल है, देयरफॉर
इससे क्या प्रूव होता है, देयरफॉर जो ये लाइंस हो जाएंगी या फिर साइड्स बोल लो इस कोऑर्डिनेटर की, एडी पैरेलल टू बीसी, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। एंड अब क्वेश्चन पे वापस आओ, देखो यहाँ पे सी डी पैरेलल टू ए बी दे रखा था कि सी डी पैरेलल टू ए बी, ये गिवन है। एक पेयर ऑफ साइड्स हमने पैरेलल प्रूफ करा और एक ऑलरेडी गिवन है, तो अब दोनों ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कैसे हो गए, चाहे हम एडी की और डीसी की बात करें या फिर हम एडी और बीसी की बात करें, ये दोनों ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। बस जैसे ही पैरेलल होते हैं, ये तो कंडीशन थी, देयरफॉर आपका ए बी सी डी क्या हो जाएगा, इज ए पैरेललोग्राम, प्रूव हो गया, ठीक है, दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो बस इतना ही हमें इसको शो करना था, ठीक है। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 4। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 4, और बहुत इजी एग्जाम्पल है। अभी जो हम कंसेप्ट सीख कर आए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, कि दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये दो लाइन पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल कट करके जा रही है, तो ये एंगल्स कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये इक्वल होंगे। अंडरस्टूड, यही कंसेप्ट हम इसमें यूज करने वाले हैं और बहुत इजी है ये। चलो समझते हैं। टू पैरेलल लाइंस, मतलब दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन हो गई एल और एक लाइन हो गई एम, ये इंटरसेक्ट हो रही है बाय अ ट्रांसवर्सल पी, इसे पी ट्रांसवर्सल, ये एक लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है, ठीक है। अब शो करो कि जो कोऑर्डिनेटर बना है बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो रेक्टेंगल है। ये जो इंटीरियर एंगल्स हुए ये चार, देखो इसको बाइसेक्ट करती हुई भी एक लाइन गई, ये इस एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये, तो इन्होंने मिलके एक कोऑर्डिनेटर बनाया, बस इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। नहीं आया समझ में तो अब देखो समझो एक बार, मैं समझाती हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखो दो लाइंस हैं, एक हो गई लाइन एल और एक हो गई लाइन एम, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, यह है लाइन एल और यह है लाइन एम। अब ये इस एक ट्रांसवर्सल है जो इस इन दोनों लाइंस को कट करके गई, ट्रांसवर्सल पी, एक पॉइंट ए पे कट करा एल लाइन को और एम लाइन को कट करा पॉइंट सी पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो इंटीरियर एंगल्स है, देखो ये इंटीरियर एंगल्स और ये भी इंटीरियर एंगल, तो इन इंटीरियर एंगल्स का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो मतलब इससे मतलब क्या हुआ कि अगर ये पूरा एंगल एक्स था तो मैंने अब इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसने क्या करा, इस एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। अब तो आई बात समझ में। इसी तरह से इस एंगल का मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ करा, इसने भी एंगल ए को दो हाफ एंगल्स में, इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट कर दिया, और जिस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट करा उसी पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं बी पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली इधर से देखो, इधर भी एक एंगल बाइसेक्टर आया इस एंगल का, ठीक है। ये एक लाइन है बस जो एंगल को दो सेक्शंस में डिवाइड कर रही है, दो इक्वल सेक्शंस में। चलो, और ये आया एक एंगल बाइसेक्टर। अब इसने भी क्या करा, इसने भी दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए गई और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, इसको मार्क कर दो डी। तो एज यू कैन सी कि ये कोऑर्डिनेटर बन गया। देखो मैं इसको थोड़ा अलग कलर से कर दूं मार्क, अगर ये क्या बन गया, एक कोऑर्डिनेटर बन गया एबीसीडी। बस इस कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो हमें पता है रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए एक तो अगर हम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें, दूसरा एग्जाम्पल 1 याद करो, एग्जाम्पल 1 में हम ये सीख कर आए हैं कि एक तो पैरेललोग्राम हो, साथ ही साथ एक एंगल राइट एंगल प्रूफ कर दे, मतलब एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दे, तो हम उस कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, ठीक है। चलो वापस एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। तो हमें इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा नंबर 1 पे, ओके, और नंबर 2 पे एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब ये जो पूरा एंगल है देखो ये वाला, इसको हमें 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी है, यानी कि एंगल बी ए डी, मैं बी ए डी की जगह कोई और भी एंगल ले सकती थी, आप चाहे तो एंगल बी डी या फिर ये पूरा एंगल सी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक प्रूफ करना है तो मैंने ये ले लिया, ठीक। चलो करते हैं कैसे करना है। मैंने पॉइंट पी और पॉइंट एस को भी मार्क कर लिया लाइन एल पे, सिमिलरली पॉइंट क्यू और आर को भी मार्क कर लिया लाइन एम पे, थोड़ा आसान हो जाएगा। और जो जो गिवन था वो मैंने यहाँ लिख लिया कि पी एस और क्यू आर आपस में पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं, उन पे आने वाले दो पॉइंट्स ले लो, और ये जो सेगमेंट आएगा ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना। क्या समझाया मैंने, दोबारा देख लो कि दो लाइंस थी, ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। अब मैंने इनके दो सेगमेंट ले लिया कि एक ये इतना ये सेगमेंट ले लिया इस लाइन का, और एक ये सेगमेंट ले लिया, पूरी लाइन का एक सेगमेंट ले लिया, एक पार्ट ले लिया, तो ये आपस में क्या होंगे, ये भी पैरेलल होंगे, ठीक है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में कि पी एस एट पॉइंट ए एंड क्यू आर एट पॉइंट सी,
पी एस को ए पॉइंट पे ये ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट कर रही है और क्यू आर को सी पॉइंट पे, ठीक है। और जो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पीएसी यानी कि ये वाला एंगल के जो बाइसेक्टर है, और ए सी क्यू, तो ए सी क्यू कौन सा हुआ, ए सी क्यू यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इस वाले एंगल के बाइसेक्टर्स डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हम अभी समझ के ही आए हैं, बस शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी रेक्टेंगल है। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है, आ जाएगा समझ में, डरना नहीं है इसी क्वेश्चन को देख के। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम स्टार्ट कहां से करें, तो मेरे को ना ये दिख रहा है क्लियरली, पीएसी, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पीएसी और एसीक्यू, मतलब ये सब एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है, और पैरेलल लाइंस है। तो अब मैं क्या लिख सकती हूं कि एंगल पीएसी, कौन से एंगल की बात हो रही है, पीएसी इस एंगल की, ठीक, इसको मैं इक्वल लिख लूं ये वाले एंगल के, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए सी आर के, इन दोनों को मैंने इक्वल लिख लिया। क्यों लिखा, ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी पिछले एग्जांपल में एक कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जरा मुझे एक चीज बताओ, मैं इनका हाफ भी लिख लूं, दोनों तरफ मैंने हाफ से बस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हाफ ऑफ एसीआर। अब हाफ ऑफ एंगल पीएसी, इस पूरे एंगल का हाफ क्या होगा, लिखा है ना, बाइसेक्टर्स, बाइसेक्ट हुए हैं ये एंगल्स, क्वेश्चन में गिवन था कि ये बाइसेक्ट हुए हैं इनके इंटीरियर एंगल्स, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बी ए सी, लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ एंगल दिस हो जाएगा एंगल डी सी ए, ठीक है। ये कैसे आ गया, ये इसका हाफ बस मैंने लिख दिया, क्या करा देख लो एक बार, इस पूरे का जिसको मैंने व्हाइट से मार्क करा, इस पूरे का हाफ हो जाएगा ये, ठीक है, मैंने ये वाला एंगल लिया और इस पूरे का मैंने ले लिया हाफ ये वाला एंगल। तो जरा एक चीज बताओ, मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, तो मैंने अलग से यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया है, और जो जो हम निकालते जाएंगे ना सॉल्व करने के लिए, इसको, इस क्वाड्रिलेटर को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, वो हम इसमें मार्क करते जाएंगे। तो अभी हमने शो करा कि बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल और डी सी ए, इसका मतलब ये वाला एंगल हमने इक्वल शो कर दिए। अब ये एंगल कैसे दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है, ये एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लिखो कि दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और ये किसने फॉर्म करे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय, देखो कैसे हम निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि ये किस दो रेज के बीच में बन रहे हैं, ठीक है। एक तो एसी इनकी कॉमन रे हो गई, तो जो कॉमन होती है वो होती है ट्रांसवर्सल वो लाइन, और ए बी साइड हो गई और सी डी साइड हो गई। हमेशा जेड ऑब्जर्व करना, ठीक है, जेड का मतलब ये जो ए बी और सी डी है ये हमेशा पैरेलल ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर। तो फॉर्म्ड बाय ए बी एंड सी डी साइड्स, राइट, एंड ट्रांसवर्सल एसी, ठीक है। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, इक्वल आ रहे थे, जो साइड ए बी और सी डी ने फॉर्म करे। तो जरा एक चीज बताओ, तो ये जो साइड ए बी और सी डी है वो कैसी हो जाएंगी, इंप्लाइज दैट ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के, तभी ये एंगल्स इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होते तो हम पैरेलल भी नहीं कह सकते थे, समझ गए। तो ये इक्वल हो जाएगी, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। अब सिमिलरली देखो, अब अगेन आपको अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है सब इतना कुछ, ठीक है। आपने ए बी, मैं मार्क कर लेती हूं, आपने ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ कर दिया। क्यों, अभी मैंने एंगल ये वाले लिए थे ना, देखो इसमें मेन फिगर में देखो अपनी कि ये वाले एंगल और ये वाला एंगल लिया था। अब इसकी जगह पे अगर मैं एंगल ए सी क्यू ले लूं और एस ए सी ले लूं, ये एस ए सी एंड ए सी क्यू ले लूं, ये वाले दोनों एंगल्स, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, इसकी हेल्प से ए सी बी और एंगल ए सी बी लिया, अब सी ए डी यानी कि ये सी ए डी, इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ कर सकते थे। तो सिंपली लिखो सिमिलरली, जो आपकी साइड कौन सी रिमेनिंग साइड्स हैं आपकी है ए डी पैरेलल हो जाएगी बी सी के, ब्रैकेट में लिख लो, कब होगी, जब हम कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग एंगल ए सी बी एंड एंगल सी ए डी, ये वाला पैरेलल इसके हो गया, ये साइड इस वाली साइड के पैरेलल हो गई, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। देयरफॉर इसको 2 मार्क कर लो कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये वाला क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। चलो पैरेललोग्राम तो आपने प्रूफ कर दिया। देखो अब हमने इस क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी को पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमारी बस एक समस्या है कि हमें कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्रीज प्रूफ करना है। तो मैंने क्या देखा अब इसमें कि ये जो लाइन एल है और लाइन एम है ये पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ये देखो ये एक लाइन हुई, ठीक है। इस लाइन पे ये एक ट्रांसवर्सल इसको कट करके गई, ओके। तो अगर मैं एंगल ले लूं ये वाला यानी कि पी ए सी और मैं एंगल ले लूं ये वाला यानी कि एस ए सी, तो ये पी ए सी और एस ए सी कैसे एंगल है? आई थिंक अगर आप शुरू से देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये लीनियर पेयर है, राइट। मैं बार बार अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पीछे जाओ, समझो कंसेप्ट को, वापस आओ। देखो ये ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया है। तो ये लीनियर पेयर है, बस चलो ये लिखते हैं सबसे पहले। चलो इसके बाद देखो बस यहां से लिख रहे हैं, मैं इस क्वाड्रिलेटर एबीसीडी पैरेललोग्राम के बाद यहां से कंटिन्यू कर रही हूं। तो अब हमें क्या लिखना है कि ये जो एंगल पी ए सी जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया था प्लस एंगल एस ए सी, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज। और इसका रीजन मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हो जाएगा लीनियर पेयर। आपको रीजन जरूर लिखना है, और बाई चांस कभी नहीं लिखते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स को रटना नहीं है। तो ये दोनों का सम 180 डिग्रीज। अब फिर से क्या, अगर मैं हाफ ऑफ, दोनों तरफ मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस पूरे एंगल पीएसी से प्लस एंगल एसएसी, इस पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई करा और 180 डिग्रीज को भी हाफ से मल्टीप्लाई करा, तो ये कितना आ गया, हाफ ऑफ एंगल पीएसी प्लस हाफ को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, हाफ ऑफ एंगल एसएसी, और ये हो गया इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, ठीक है। अब ये जो हाफ ऑफ एंगल पीएसी है, ठीक है, इसको जरा देखो फिगर में मैं क्या लिख सकती हूँ, ये देखो हाफ ऑफ एंगल, ये पूरा एंगल था पीएसी, इसका मुझे हाफ लिखना है, तो मैं हाफ कितना लिखूंगी, बस ये एंगल बीएसी ये वाला, ठीक है। देखो ये जो मैंने व्हाइट से मार्क कर रखा है, ठीक है। चलो लिखते हैं कि ये लिखूंगी मैं एंगल पीएसी को मैं लिखूंगी एंगल बीएसी, इसके हाफ को। सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल एसएसी, इसका हाफ हो जाएगा ये, देखो इस फिगर में मैं अलग कलर से मार्क कर देती हूँ, यहाँ देखो इस फिगर में देखो ये वाले में, तो ये हो जाएगा आपका DAC, हाफ ऑफ एंगल SAC हो जाएगा ये वाला एंगल DAC। ये एंगल और ये एंगल मैंने साथ में ले लिया, ऐड कर रही हूं, ठीक है। तो लिख दो एंगल DAC और इनका सम आ गया 90 डिग्रीज। और यही पूरा क्या था, BAC प्लस DAC, देखो ना ये क्या है पूरा, ये है एंगल BAD। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेटर है, ये हो गया B, ये हो गया AD और ये C। तो इस पूरे BAD को जो ये देखो ये डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, आप समझ में आ रहा होगा। तो इस पूरे BAD को मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया 90 डिग्रीज के इक्वल। तो बस एक एंगल 90 डिग्री हो गया। पैरेललोग्राम हम पहले प्रूफ कर चुके थे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो बस अब लिख सकते हैं कि एंगल BAD, ये पूरा एंगल फिर से देख लो, देखो ये पूरा मैंने अलग से फिगर ड्रॉ करके बता दिया कि ये कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। बस एक एंगल 90 डिग्री आ गया, पहली कंडीशन तो ये थी कि पैरेललोग्राम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन एक एंगल 90 डिग्री। लिख सकते हो, लास्ट लाइन लिख लो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए कौन सी दो कंडीशन प्रूफ करी थी, एक तो प्रूफ करा था कि ये पहले पैरेललोग्राम है और इसका एक एंगल, वन ऑफ द एंगल कितना प्रूफ करा है आपने 90 डिग्री, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, और एक बार करके देखना खुद से, ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करा हमने, बस 2-3 प्रॉपर्टीज यूज करी है। पहली कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको पता होने चाहिए, आई थिंक ये 2 जगह हमने यूज करी। उसके बाद हमने यूज करी लीनियर पेयर, तो ये बेसिक कंसेप्ट यूज करे, और जो हमने प्रूफ करा ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। चलो अब करते हैं एग्जाम्पल 5। चलो अब एग्जाम्पल 5 देखते हैं कि शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम की बात हो रही है सबसे पहले, और एंगल बाइसेक्टर्स की बात हो रही है उसके, मतलब एक ऐसी लाइन की जो इस एंगल को लेट्स से ये 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगी। तो अगर ये पूरा x था तो ये भी, तो अगर ये पूरा x था तो ये भी हो जाएगा x/2 और ये भी हो जाएगा x/2, अंडरस्टूड। तो चलो पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ही ड्रॉ करते हैं। तो अभी तक हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ करा और उसके चारों एंगल्स मार्क करे। तो अब आगे बोला है कि इसके बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एंगल डी का एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, एक लाइन आ रही है जो उस एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। अब एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
अब एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, सिमिलरली एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो इनके एंगल बाइसेक्टर से हमने ऑब्जर्व करा कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिला, ठीक है। बस इसी क्वाड्रिलेटर को, ये जो क्वाड्रिलेटर मिला है, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, क्वेश्चन में इतना बोला है बस, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे पी क्यू आर एस, ये हमने मार्क कर दिए, ठीक है। अब करेंगे कैसे, सबसे पहले लिखते हैं जो जो हमें गिवन है। तो हमारे पास गिवन है एक तो पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो पैरेललोग्राम लिख लेते हैं कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये जो गिवन है इसमें एंगल बाइसेक्टर्स हमें गिवन है। एपी इज दी बाइसेक्टर, जो एपी है, लाइन एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कितना हुआ, एपी, ठीक है। सिमिलरली एपी तो एंगल बाइसेक्ट कर रही है ए। अब हम बात करें बी से पी जो लाइन है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। नाउ सी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड सिमिलरली डी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। अब आप सोच रहे होंगे ये एस और क्यू क्या है, तो एस और क्यू इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करके निकलती हैं, तो जिस पॉइंट पे कट करती हैं वही होता है इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। सिमिलरली पी और पी क्यू आर एस चारों ही इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। ओके, अब इसको ज्वाइन करके एक कोऑर्डिनेटर बना और इसी को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो लिख लो टू शो, हमें शो करना है कि पी क्यू आर एस इज ए कोऑर्डिनेटर, पी क्यू आर एस लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, हमें इसको रेक्टेंगल शो करना है। चलो सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले बताओ, एक चीज मुझे क्लिक हुई इसमें कि अगर मैं किसी तरीके से इस एंगल, ये जो DSA है, अगर मैं इस DSA एंगल को, ठीक है, फिगर में ऑब्जर्व करो, मैं 90 डिग्रीज प्रूफ कर दूं तो ये भी 90 डिग्रीज हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो क्यों मैंने ये सोचा, इतनी देर से हम इस तरह यही कंसेप्ट बार बार यूज कर रहे हैं और एक चीज तो मुझे क्लिक हो चुकी है। अगर मुझे किसी कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहला तरीका तो ये है कि उसको मैं पैरेललोग्राम प्रूफ करूं और उसका एक एंगल 90 डिग्रीज प्रूफ करूं, राइट। और दूसरा तरीका ये है कि मैं उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ कर दूं किसी तरीके से, तो भी वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये वाला मेथड हम नहीं लगा रहे हैं अभी, सिंपली सारे एंगल्स हम 90 डिग्रीज में प्रूफ कर सकते हैं और ये इतना इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। तो मैं लेती हूं इन ट्राइंगल ASD, लिख सकती हूं ASD, एंगल ASD प्लस एंगल DAS प्लस एंगल ADS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस इन दिस केस मैंने अप्लाई करा भी एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, ठीक है। चलो देखो, अब मैंने इस एंगल डी और ए को, इस पूरे पार्ट को थोड़ा अलग से ड्रॉ कर लिया। अब इसमें समझो, अब एंगल ASD एंगल का मतलब है अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, ठीक है, और इसका भी एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ करा, तो इसने जिस पॉइंट पे, ये देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इसी पॉइंट को हमने मार्क कर दिया S। तो ASD कितना हो गया, ये वाला एंगल, इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, ASD आ गया एज इट इज। अब है नेक्स्ट एंगल, एंगल DAS। तो DAS मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है इस बार, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो समझो, ये पूरा एंगल था एंगल A, ठीक। इस एंगल A का इस एंगल बाइसेक्टर ने क्या करा, हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो एंगल है ना इतना, ये क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल A/2, ठीक है। सिमिलरली ADS को मैं क्या लिख सकती हूँ, जो बीच में लिखा होता है ना D, इसको जरा ऑब्जर्व करो, तो ADS मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है इस बार, ये भी क्या हो जाएगा, पूरे एंगल D का हाफ, राइट। और ये कितना हो गया, इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। बस अब एंगल ASD प्लस ये दोनों में से हाफ को मैंने जरा कॉमन ले लिया, तो ये बचा एंगल A प्लस के एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, इतना कर लिया। अब जरा मुझे ये बताओ कि एंगल A प्लस एंगल D कितना है। देखो दोबारा से देख लो, एक मैंने ये ड्रॉ कर दिया आपका पैरेललोग्राम का एक पार्ट, इसमें ये था एंगल A और ये था एंगल D, और ये एंगल कितना होता है, यही एंगल तो हो गए को इंटीरियर एंगल्स। मतलब अगर एंगल E प्लस एंगल A प्लस एंगल D को मैं प्लस करूं तो इनका सम 180 डिग्रीज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ये वाली जो लाइन है और ये लाइन ये आपस में पैरेलल है, क्यों, गिवन है पैरेललोग्राम है ये। और ये क्या हो गई, ये हो गई ट्रांसवर्सल, जो इन दोनों लाइंस को कट करके निकल रही हैं। तो ये दोनों एंगल्स हो गए एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्रीज हो गया।
ठीक है, आप चाहें तो उसको अलग से भी सॉल्व करके पहले रख सकते थे, बट इसमें भी कर सकते हैं। तो बस जैसे ही 180 डिग्रीज आया, मैं लिख सकती हूँ एंगल ए एस डी प्लस के हाफ, और एंगल ए प्लस एंगल डी की जगह आई कैन राइट 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, ओके, अब इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ। तो एंगल ए एस डी प्लस 180 डिग्रीज बाई 2 हो गया 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इसको मैंने बस सॉल्व कर दिया, 2 1 जा 2, 290 डिग्रीज, 90 टाइम्स हो गया 180। तो एंगल ए एस डी हो गया 180 डिग्रीज माइनस के 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो एंगल ए एस डी हमें मिल गया। कौन सा एंगल मिल गया? देखो ये वाला एंगल मिल गया 90 डिग्री। मैं मार्क कर देती हूँ, जो भी हमें मिल रहा है ना उसको फिगर में मार्क करते हुए चलते हैं। तो ये एंगल तो हमारा आ गया 90 डिग्रीज। ठीक है, अब एंगल पी एस आर ये हो जाएगा इक्वल एंगल ए एस डी के, यानी कि 90 डिग्रीज के इक्वल हो जाएगा। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल जो बनते हैं ये कैसे होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट। सिमिलरली ये वाले और ये वाले एंगल्स भी वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं फिगर में मार्क करते रहो कि ये 90 आ गया तो एक एंगल 90 आ गया, पर इतने पे रुकना नहीं है। हमने प्रूव नहीं करा है कि पैरेललोग्राम है, हमें सारे एंगल्स 90 दिखाने होंगे। ठीक है, तो अब आगे कैसे करें? देखो एक चीज समझो, जिस तरीके से आपने एंगल पी एस आर को 90 डिग्रीज प्रूव करा है, अब इतना सारा मैंने कई बार बताया, करने की दोबारा जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप लिख सकते हो कि एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, ये भी तो 90 डिग्रीज हो जाएगा। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। देखो मैं मार्क कर रही हूं, हाईलाइट कर रही हूं उस एंगल को, एंगल पी क्यू एस। ठीक है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज हो जाएगा। तो अब आपको अगर मैं अलग से ड्रॉ करके बताऊं, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया अभी तक हमारे पास, और ये क्यू वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब इस एंगल पी को हमें मार्क करना है 90 डिग्री। तो जरा मुझे एक बात बताओ, इन ट्राइंगल अगर मैं लूं ए पी बी, एपीबी में ट्राइंगल ले लूं और सेम ये वाला मेथड अप्लाई करूं, ठीक है, आप करके देखो चाहे तो। मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया? ट्राइंगल एपीबी। फिर से ये वाला मेथड अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, सिमिलरली तो लिखा हुआ है, एक बार बहुत है बस, तो लिख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा एंगल ए पी बी हमें मिलेगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम इस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे ए पी बी ट्राइंगल में, तो एंगल ए पी बी मिलेगा जो इक्वल, जिसको हम रख सकते हैं एंगल एस पी क्यू के। देखो ये पी तो सेम है ना, राइट, जो कि फिर से मिल जाएगा 90 डिग्रीज। ठीक है, इसमें बस एक अच्छी बात ये रहेगी, सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी ही अप्लाई करनी रहेगी, जो कि अभी हमने की है। वर्टिकली ऑपोजिट आगे नहीं शो करने की जरूरत है, हमें डायरेक्टली ही मिल जाएगा। ठीक है, एंड एंगल डी आर सी इज इक्वल्स टू एंगल एस आर क्यू, ये भी मिल जाएगा हमें 90 डिग्रीज। ये एंगल भी 90 डिग्रीज मिल गया, मतलब इसके चारों एंगल्स, ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज आ गया और ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज आ गया। बस चारों एंगल 90 डिग्रीज, ये प्रूव हो गया रेक्टेंगल। आई होप आप समझ गए हो कि ये वाला एंगल्स हमने 90 डिग्रीज कैसे निकाले। अगर जस्ट इन केस नहीं आया, आ गया तो स्किप करके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाना, और नहीं आया तो ये पार्ट जो मैं बता रही हूँ उसको देखना। मैं एक समझाऊंगी और उसके बेसिस पे आप दूसरा वाला खुद समझेंगे। तो ये हो गया एंगल ए पी और बी। ठीक, अब एंगल इन ट्राइंगल एपीबी में लगा सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो कितना आ जाएगा? एंगल ए पी बी प्लस के एंगल पी ए बी प्लस के एंगल पी बी ए, और इनका सम आ जाएगा 180 डिग्रीज। क्यों आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ए पी बी को तो मैं एज इट इज लिख के रहने दूंगी, लेकिन ये जो एंगल पी ए बी है, मतलब ये वाला एंगल, ये फिर से क्या हो जाएगा? जो पूरा एंगल ए था, इस पूरे एंगल ए का हाफ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल ए बाय 2। सिमिलरली एंगल पी बी क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये भी पूरे एंगल बी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर्स है। इसको भी एंगल बी बाय 2 लिख सकती हूँ, 180 डिग्रीज। तो एंगल ए पी बी मैं 1/2 कॉमन ले लूंगी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? एंगल ए जब मैं बोल रही हूं, देखो जब मैं एंगल ए और एंगल बी बोल रही हूं तो मैं इस पूरे एंगल की बात कर रही हूं। अगर सिर्फ इतना लेना हुआ तो मैं हाफ ऑफ एंगल ए बोलती। समझ रहे हो? इसी तरीके से ये भी पूरा एंगल बी कितना हुआ? पूरा ये बी हुआ। इसमें देख लो ये वाली जो फिगर थी, व्हेन आई एम सेइंग एंगल ए तो मैं इस पूरे एंगल की बात करती हूँ, और एंगल बी जब मैं बोल रही हूँ तो पूरे एंगल। लेकिन तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? ये तो पैरेललोग्राम है ना, पैरेलल है ये लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ए और एंगल बी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं था आई थिंक, राइट? मैं लिख देती हूँ रीजन।
यहाँ पे एक रीजन लिख लो, बिकॉज ये एंगल ए, देखो ये वाला, ये एंगल ए प्लस एंगल डी क्यों 180 डिग्रीज हुए, बिकॉज एंगल ए एंड एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर मतलब एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, इसलिए हुए थे, समझ गए। तो अब इन सेम, देखो सेम प्रोसेस हमें आगे करना है कि इनकी जगह 180 डिग्रीज रखेंगे, यही वाला सेम प्रोसेस हम इसमें अप्लाई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस जैसे ही ये सारे एंगल्स 90 डिग्रीज आए तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। बस इतना हमें प्रूफ करना था। ओके, चलो अब करते हैं एग्जाम्पल 6। तो चलो अब एग्जाम्पल 6 देखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA, ठीक है। तो ये AB साइड का मिड पॉइंट हो गया D, BC साइड का मिड पॉइंट है E और AC साइड का मिड पॉइंट है F, और ये ही हमें गिवन है, ठीक है। शो करना है कि जो ये ट्राइंगल ABC है वो डिवाइड हुआ इनटू 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बाय ज्वाइनिंग D, E and F। तो मैंने फिगर में ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया है कि D से E, E F को और F से D को, ठीक है। जैसे ही मैंने ये ज्वाइन करा, इस पूरा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ABC 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है, बस इसको यही कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, और ये बहुत इजी है सोल्यूशन, ठीक है। करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले अगर मैं लूं इन ट्राइंगल ABC, ओके, तो D एंड F आर द मिड पॉइंट्स। ये क्वेश्चन में गिवन है कि D और F मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं? ऑफ D मिड पॉइंट है AB का एंड F मिड पॉइंट है AC का, ठीक है। मैं रिस्पेक्टिवली नहीं लिख रही हूं अभी, वो अंडरस्टूड है। तो एक चीज बताओ, अगर DF ट्राइंगल ABC का मिड पॉइंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि DF पैरेलल टू BC। क्यों लिख सकते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है, लिख देते पहले मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी? वो कहती थी कि एक ट्राइंगल है तो अगर उसका एक साइड का मिड पॉइंट ले, वहां से एक लाइन पास हो रही है थ्रू दैट मिड पॉइंट जो दूसरी लाइन के मिड पॉइंट तक जा रही है, तो ये जो लाइन बनी ना, लाइन सेगमेंट बना दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, DF, ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा। यही कहती थी मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगर ये DF BC के पैरेलल है तो जो BC पे एक सेगमेंट आ रहा है BE, तो BE के भी तो पैरेलल होगा, राइट। तो चलो लिखते हैं, इंप्लाइज दैट ये जो DF है ये BE के भी तो पैरेलल हो जाएगा। ओके, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको 1 मान लो, ठीक है। अब देखो मैं कर क्या रही हूं, मैंने ये सोचा कि ये जो एक कोऑर्डिनेटर है, अगर किसी तरह से मैं इसको पैरेललोग्राम शो कर दूं, तो ये DE डायगोनल है। ये DE डायगोनल ने क्या करा, इस पूरे पैरेललोग्राम को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये 2 ट्राइंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। ये भी थ्योरम पढ़ी थी कि डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। कि F एंड E आर द मिड पॉइंट्स, F एंड E आर द मिड पॉइंट्स। अब F और E भी तो मिड पॉइंट्स हैं। किसके हैं? F मिड पॉइंट है AC का एंड E मिड पॉइंट है BC का, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो अब FE जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन है, यानी कि FE, वो पैरेलल हो जाएगी AB के, ठीक है। अगेन यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को, या इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, तो वो मैंने कोऑर्डिनेटर्स पार्ट 1 में सभी कंसेप्ट समझाए हैं, थ्योरम्स कराए हैं, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम। अब फिर से वही कंसेप्ट कि अगर FE AB के पैरेलल है तो FE BD के भी तो पैरेलल होगा, ये आपस में ये भी तो पैरेलल होंगे FE BD के, ठीक है। तो बस लिख देते हैं, इंप्लाइज दैट ये जो FE है ये भी तो पैरेलल होगा BD के, ये हो गया 2, ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, ये कोऑर्डिनेटर था BDEF, ये पूरा क्लियर दिख रहा है, BEFD ये कोऑर्डिनेटर, ठीक। इस कोऑर्डिनेटर में क्या हुआ, हमने इसके दोनों ऑपोजिट साइड्स के पेयर को पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो DF पैरेलल हो गया BE के एंड DB पैरेलल हो गया, या BD पैरेलल हो गया FE के। तो बस लिख दो, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये जो क्वाड्रिलेटरल है
BEFD, ये क्या हो जाएगा? इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, एक तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, साथ ही साथ गिवन है क्योंकि हमने सारे मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रखा है, तो DE क्या हो गया हमारा? इज ए डायगनल। ठीक, तो DE डायगनल हो गया। बस ये पैरेललोग्राम है, DE डायगनल है, देयरफॉर जो ट्राइंगल है BDE ये किसके कॉन्ग्रेंट हो गया? ट्राइंगल FED के। ठीक, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। तो देखो पहला वाला तो आपने शो कर दिया, ट्राइंगल BDE FED के कॉन्ग्रेंट है, तो इसको मान लो 3। ठीक है, और इसका रीजन लिख सकते हैं कि रीजन हो गया आपका कि डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles, दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से जैसे ये हमने कोई पहले DF मिड पॉइंट लिया तो हमने इसको DF पैरेलल टू BE करा, फिर हमने FE मिड पॉइंट लिया था तो FE पैरेलल टू BD करा, और ये एक कोऑर्डिनेटर को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। सिमिलरली हम DECF को भी हम एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कौन से मिड पॉइंट्स लेते हो, अगर आप लेते हो DF और ED, इन दो मिड पॉइंट्स को लेके हम ये पूरा पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, और EF डायगोनल हो गया, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इतना सब आप करना नहीं है, दोबारा एक बार कर दिया, बस इसको ही सिमिलरली लिख के जैसे ये किया है वैसे ही हम कर सकते थे, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखेंगे सिमिलरली जो कोऑर्डिनेटर है DECF इज ए पैरेललोग्राम, वो तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, एंड उसका डायगोनल क्या आ जाएगा? हम किस कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं? हम DECF इस वाले की बात कर रहे हैं, तो इन दिस पैरेललोग्राम डायगोनल हो गया EF, तो लिख देते हैं कि EF इज ए डायगोनल, ये डायगोनल हो गया। अब जैसे ये डायगोनल हुआ, फिर से देयरफॉर ट्राइंगल EFC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आपका ट्राइंगल FED के। देखो ये हो गया EFC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, किस डायगोनल्स की हेल्प से? इस EF की हेल्प से, ये जो डायगोनल था इसकी हेल्प से। ठीक है, इसी तरीके से अभी हमने ये कर लिया, दो कर लिया हमने, ये वाला भी हो गया हमारा। अब आगे करते हैं, इसी तरीके से आप लोगे कोऑर्डिनेटर जो आपका है ADEF, वो भी हो जाएगा पैरेललोग्राम। फिगर को ऑब्जर्व करो, तो कोऑर्डिनेटर ADEF हुआ ये वाला कोऑर्डिनेटर भी सेम फॉलोइंग द सेम पाथ, सेम स्टेप्स को अप्लाई करके ये ADEF भी आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। और इन दिस केस डायगोनल क्या है? डायगोनल है ये DF, तो लिख लो एंड DF इज ए डायगोनल। ठीक है, चलो तो डायगोनल मिल गया, पैरेललोग्राम मिल गया। बस अब इस डायगोनल ने क्या करा? डायगोनल ने ट्राइंगल DAF को कॉन्ग्रेंट कर दिया ट्राइंगल FED के। ठीक है, अच्छा ये वाली इक्वेशन को, ये जो ट्राइंगल EFC आया था इसको हमने 4th मार्क कर लिया, और ये लास्टली इसको हमने 5th मार्क कर लिया। अब यूजिंग 3, 4, 5 देखो हमने क्या किया, FED ये वाला जो था आया था ना ट्राइंगल FED, तो इस ट्राइंगल को हमने इसके भी कॉन्ग्रेंट प्रूव करा, इस ट्राइंगल के भी और इस ट्राइंगल के भी। इसका मतलब ये कि हमने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ABC डिवाइड हुआ है 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में, क्योंकि ये सारे ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, क्योंकि ये सभी कॉन्ग्रेंट है एक कॉमन ट्राइंगल के, जो कि है FED। ठीक, बात समझ में आई? तो बस लिख लेते हैं फाइनली, हमने फ्रॉम 3, 4 एंड 5th इक्वेशंस हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। देखो अगर आपको रीजंस पता है ना, प्रॉपर्टीज पता है, थ्योरम्स पता है, तो ये कुछ नहीं किया हमने इसमें, देखा जाए तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, बस सिंपल मिड पॉइंट्स दिए थे तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते गए। ठीक है, हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते गए। हमने ये ध्यान रखा कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को हम पैरेलल प्रूव कर सके।
ठीक है, और यूज करी हमने मिड पॉइंट थ्योरम। फिर फाइनली वो पैरेललोग्राम बन गया और डायगोनल की हेल्प से हमने डिवाइड कर दिया उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में। रीजन जो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि डायगोनल पैरेललोग्राम का डिवाइड करता है उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में, बस, और ये हमने प्रूफ कर दिया। चलो अब करते हैं एग्जाम्पल 7। एल एम एंड एन आर थ्री पैरेलल लाइंस। तो ये गिवन है एल एम और एन तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on P। ठीक है, तो ये P और लाइन Q ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल्स है, मतलब एक ऐसी लाइन है जो इन तीनों लाइंस को तीन अलग पॉइंट्स पे कट करके जा रही है। ठीक है, जैसे Q की बात करें, लाइन Q की, उसने L पे D पॉइंट पे कट करा, M लाइन को E पॉइंट पे कट करा और N लाइन को F पॉइंट पे कट करा। सिमिलरली P लाइन ने भी ऐसे ही किया। तो आगे क्वेश्चन में गिवन है कि LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स AB एंड BC ऑन P। तो P लाइन पे ये जो AB और BC है इंटरसेप्ट्स, ये कैसे हैं, इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें शो करना है कि LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, कि ये तीनों लाइंस इक्वल इंटरसेप्ट्स कट करती हैं ऑन Q ऑल्सो। मतलब हमें शो करना है कि DE और EF भी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। एक और चीज, अगर ये इंटरसेप्ट्स इक्वल है तो ये जो पॉइंट E है ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा DF का। ठीक है, चलो लिखते हैं जो जो गिवन है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गिवन है सबसे पहले हमारे पास कि L इज पैरेलल टू M एंड इज पैरेलल टू N, ये तीनों लाइंस पैरेलल है आपस में। सेकेंड चीज गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू BC। तो AB ये जो इंटरसेप्ट्स है AB और ये BC ये भी आपस में इक्वल है। या शो क्या करना है, टू शो, हमें शो करना है कि ये जो DE है ये भी इक्वल है EF के। ठीक है, तो हम इसमें ना एक करेंगे एक कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन पहले लिखते हैं कि जॉइन AF इंटरसेक्टिंग लाइन M एट पॉइंट G। देखो ये ट्रेपीजियम है ACFD, ये ट्रेपीजियम दिख रहा है। मैंने इस ट्रेपीजियम का एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, डायगोनल कौन सा, AF, मैंने AF को ज्वाइन कर दिया। तो चलो कर लेते हैं साथ साथ कि AF को मैंने ज्वाइन करा और इस तरीके से किया कि ये जो AF है ये M लाइन को कट करता हुआ गया और किस पॉइंट पे इसने कट करा, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं G पॉइंट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी सोल्यूशन के लिए, देखो अब सबके माइंड में आना चाहिए कि ऐसा क्यों किया, सोल्यूशन क्लिक होना चाहिए कि अब वो एक ना वाई आना चाहिए कि अब क्या करें। कि एक ट्राइंगल अगर मैं लूं कि ACF, तो इन ट्राइंगल ACF क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू BC, तो मैं लिख सकती हूं B इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। B AC का मिड पॉइंट है और ऐसा मैं क्यों लिख रही हूं, बिकॉज क्वेश्चन में AB इज इक्वल्स टू BC बोला गया है। ठीक, एक साइड का तो मिड पॉइंट हो गया। एंड BG इज पैरेलल टू CF, ये जो BG है, B से G ये जो लाइन है ये CF के पैरेलल है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि लाइन M, BG किस पे है, लाइन M पे है और CF है लाइन N पे, और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। बस अब हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट पर थ्योरम पढ़ के आए थे, उसमें हमने पढ़ा था कि मान लो ये साइड फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड साइड हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट से, इसका नाम रख देते हैं B, मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, वो लाइन सेकेंड साइड के पैरेलल है, तो B इज द मिड पॉइंट, इससे एक लाइन पास हो रही है जो सेकेंड साइड के CF के पैरेलल है, तो थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट से ही कट करते हुए वो लाइन निकलेगी, थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी, उसका नाम रख देते हैं G। ठीक, तो यानी कि G क्या हो जाएगा, G भी हो जाएगा, देयरफॉर G इज द मिड पॉइंट, G हो गया आपका मिड पॉइंट ऑफ साइड AF का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, क्यों हुआ, रीजन कन्वर्स ऑफ, हमने कौन सी थ्योरम यूज करी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो आपने इस ट्राइंगल ACF में प्रूव कर दिया कि G इज द मिड पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। तो अब लिखो, नाउ इन ट्राइंगल AFD, ठीक है, इस ट्राइंगल में G इज द मिड पॉइंट। ओके, G क्या है, मिड पॉइंट है। अब कैसे पता, अभी तो प्रूफ किया है G इज द मिड पॉइंट।
ऑफ ए एफ, ये लिख लो प्रूव्ड अबव, अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रूफ करा है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके। जी मिड पॉइंट हो गया एक साइड का, दूसरी साइड के पैरेलल है इससे पास होने वाली लाइन, यानी कि जीई पैरेलल है एडी के, और इसका रीजन बिकॉज एम पैरेलल है लाइन एल के, ठीक है। अब एक मिड पॉइंट से पास हो रही है, दूसरी साइड के पैरेलल है, तो जो थर्ड साइड को इस ट्राइंगल की वो क्या करते हुए निकलेगी, बाइसेक्ट करते हुए निकलेगी, यानी कि उसके मिड पॉइंट से ही निकलेगी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट, is the midpoint of FD या DF, कुछ भी ले सकते हो। अगेन यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करके, मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स, ठीक है। और हम देयर इंप्लाइज दैट, तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया, अगर ई मिड पॉइंट है, अगर ई मिड पॉइंट है तो DE इक्वल्स टू EF हम लिख सकते हैं, तो ये दोनों इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। और देखो बस आपको यही प्रूफ करना था कि L, M एंड N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स DE एंड E ऑन Q ऑल्सो, तो ये Q हो गया आपके पास, Q लाइन, इस पे DE और EF कैसे आ गए, इक्वल इंटरसेप्ट्स आ गए। तो हमने देखा कि ये जितनी भी थ्योरम्स, कंसेप्ट्स, प्रॉपर्टीज हमने पार्ट 1 में सीखा था, वही सभी कुछ हमने इन एग्जांपल्स में यूज करा है, ठीक है, कुछ भी नया यूज नहीं करा। लाइन्स एंड एंगल्स के कंसेप्ट्स भी हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे थे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।